बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के हवाले से है। बेसिकली जब मैनेजर डिसीजन ले रहा होता है तो उसने डिसीजन लेते हुए रिस्क और अनसर्टेनिटी को मेजर करते हुए डिसीजन लेना होता है कि क्या डिसीजन लिया जाए, उसमें रिस्क कितना है। अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं तो 2 प्रोजेक्ट्स में से उसे चूज़ करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट उसके लिए सूटेबल है और कौन सा प्रोजेक्ट उसके लिए सूटेबल नहीं है। कुछ होते हैं मैनेजर्स जो रिस्की प्रोजेक्ट्स को चूज़ करते हैं, कुछ मैनेजर्स जो हैं वो लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स को चूज़ करते हैं, कुछ रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ रिस्क लवर होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है उसके हवाले से जब जब रिस्क हम मेजर करेंगे और अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे तो हमारे पास जो मैनेजर का डिसीजन है उसमें चेंजेस आती चली जाएंगी। मैनेजर का डिसीजन जो है वो डिफरेंट हमें नज़र आएगा। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कि सर्टेनिटी और रिस्क है क्या। अगर हम सर्टेनिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम टू ए डिसीजन एंड दिस आउटकम इज नोन प्रिसाइजली। मीन्स जैसे हम डेफिनेशन समझ रहे हैं कि सर्टेनिटी क्या है कि जब हमारे पास एक ही पॉसिबल आउटकम हो और वो जो है हम उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हों, हम क्लियर हों उस हवाले से कि ये इसका पॉसिबल आउटकम है। जैसे कि एग्जांपल ली गई है, हम सम टाइम बॉन्ड लेते हैं और बॉन्ड हमसे प्रॉमिस करता है कि ये 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है आफ्टर 1 ईयर इसके ऊपर आपको 100 रुपी या 200 रुपी जो है आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट इसका आउटकम मिलेगा। 1000 के साथ आपको 1 साल के बाद 200 रुपीज़ अगर वो प्रॉमिस करता है प्रॉफिट, तो 200 रुपीज़ 1000 के साथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये क्या है, सर्टेनिटी कि हम उसके बारे में पॉसिबल आउटकम के बारे में बड़ा हम डिटरमिन है, हमें क्लियर है कि ये इसकी पॉसिबल आउटकम होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं रिस्क कि रिस्क क्या है। तो ज़ाहिर बात है, रिस्क को हम डिफाइन करते हैं कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन in which there is more than one possible outcome to a decision and the probability of each specific outcome is known or can be estimated। अब रिस्क क्या है कि जिसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम है आपके डिसीजन के वो एक से ज़्यादा हैं और जो पॉसिबल आउटकम है उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया है। आप उस पॉसिबल आउटकम के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया रखते हैं, कुछ ना कुछ अंदाज़ा रखते हैं, जिसे हम स्टेटिस्टिकली यहाँ पे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि वो जो पॉसिबल आउटकम है उसकी एक प्रोबेबिलिटी है। वो जो पॉसिबल आउटकम है उसके कुछ चांसेस हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है इतने जो है ये आउटकम आएगा। जो सेकंड आउटकम है पॉसिबल आउटकम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने चांसेस है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ली गई है, हम उसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने के बाद हमारे जहन में दो ही पॉसिबल आउटकम इसके होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड और टेल आने की दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इक्वल उसकी प्रोबेबिलिटी है या इक्वल उसके चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कह सकते हैं, चांस ऑफ अकरिंग, चांस ऑफ अकरेंस। तो हम कहते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल की 50%, कितनी प्रोबेबिलिटी है हेड की 50%। तो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों की जो चांसेस हैं उसके अकरेंस के कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की 50-50% जो है वो चांसेस है। इसी तरह से यहाँ एक और एग्जांपल लिखी कि अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम न्यू कोई प्रोडक्ट आई है उसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम्स होंगे। वो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स की हर एक की कोई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो जो हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये अंदाज़ा लगाते हैं, वो बेसिकली हम पिछले अपने तजर्बात की बेस पे हम लगाते हैं कि पिछले साल या उससे पिछले साल पास्ट में ऐसा होता रहा तो अब ऐसा होने के चांसेस हैं। हम उसकी बेस पे नंबर ऑफ जो है चांसेस या फिर हम प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। और जितनी हमारे पास जो है ज़्यादा पॉसिबल आउटकम होगी तो हमारे डिसीजन के अंदर जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा होता चला जाएगा। अब अनसर्टेनिटी क्या है, इट इज़ द केस
when there is more than one possible outcome to a decision and where the probability of each specific outcome occurring is not known or even meaningful। अब ये बड़ा एक डिफरेंट है कि रिस्क के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसके उसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते। मींस अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें पॉसिबल आउटकम एक से ज़्यादा है अपने डिसीजन के, कि हमारे डिसीजन लेने के बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है कि उसके जो पॉसिबल आउटकम के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मीन्स जो चांसेस हैं वो अननोन है, हम उसके बारे में नहीं जानते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसके बारे में हमें पिछले हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से हम किसी किस्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे ये कोविड आया था, कोविड की वजह से कितने नुकसानात होंगे हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि कितने होंगे। तो अब जैसे-जैसे टाइम गुज़रता चला जा रहा है, तो अब हमारे सामने नुकसानात आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इवेंट पहले नहीं हुआ। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने कोविड के जो भी आउटकम थे, पॉसिबल आउटकम थे, हमने उसके बारे में अंदाज़ा हम नहीं लगा सके। तो तो ये एक हमारे पास जो है एक एग्जांपल है अनसर्टेनिटी की। जैसे एक हम यहाँ पे एक और एग्जांपल बुक में ली गई है कि जब हम पेट्रोल निकालना होता है ज़मीन से, तो उसकी ड्रिलिंग की जाती है, ज़मीन को खोदा जाता है, सुराख किया जाता है। तो जो ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करने के बाद हम अनसर्टेन होते हैं कि इसकी वजह से हमें जो ऑयल है वो कितने मीटर के नीचे जाके निकलेगा, निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, तो हम उसके बारे में क्या है, अनसर्टेन है। तो अब बेसिकली एक मैनेजर जो है जो डिसीजन ले रहा होता है रिस्क की सिचुएशन में, वो क्या करता है? मैनेजर जो है बेसिकली स्ट्रेटजी बनाता है कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम जो रिस्क है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बहरहाल मैनेजर ने जो भी डिसीजन लेना है उसको रिस्क को कंसीडर करते हुए लेना है। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, ये चैप्टर नंबर जो 14 है इसके अंदर देखेंगे कि हम पहले रिस्क को मेजर कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, रिस्क को मेजर करेंगे तो हम उस रिस्क को कम करने की भी कोशिश कर पाएँगे। तो हमारे लिए पहले ज़रूरी है कि हम मेजर करें कि किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क है कितना। तो उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को कहते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, इसके चांसेस कितने परसेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक बिज़नेस है, वो बूम, जब इकॉनमी जो है बूम पे होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 0.25% है, 0.25 उसकी प्रोबेबिलिटी है, मीन्स उसके होने के 25% चांसेस है। जब इकॉनमी नॉर्मल सिचुएशन में हम कहते हैं, फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.50 है। जब इकॉनमी जो है वो रिसेशन में जा रही है तो हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 मीन 25% है। नॉर्मल सिचुएशन में हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है वो 50% है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो हमने यहाँ पर कहा कि दीज आर पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जो हम इन लिस्ट कर देते हैं और उसके साथ हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम नीचे टेबल में देख सकते हैं, ये टेबल हमें नीचे यहाँ पे शो किया जा रहा है 14.2। अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या है कि एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कहता है जी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी बूम पे जाएगी तो बूम पे जाने के इकोनॉमी के चांसेस है 0.25। इकोनॉमी नॉर्मल सिचुएशन में रहेगी, इसके चांसेस कितने हैं? 0.50। इकोनॉमी रिसेशन में रहेगी, इसके चांसेस क्या हैं? 0.25। तो बेसिकली ये इकोनॉमी के बूम, नॉर्मल या रिसेशन में जाने के चांसेस बेसिकली यहाँ पे या प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हुए हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं कि हम जो प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट है 1 2 3, जैसे 3 टाइम है यहाँ पे बूम, नॉर्मल, रिसेशन, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद प्रोबेबिलिटी। मींस बूम की जो भी वैल्यू होगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, नॉर्मल की जो वैल्यू होगी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, रिसेशन की जो वैल्यू आएगी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। इस तरह से हम बूम, नॉर्मल और रिसेशन में हम ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसको हम मज़ीद क्लियर करने के लिए
नीचे टेबल जो है दिया गया है, हम उस टेबल में इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और दूसरा प्रोजेक्ट बी है। जो प्रोजेक्ट ए जो है वो भी कुछ उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। अब जिसे हम कहते हैं पॉसिबल आउटकम, हम पॉसिबल जो आउटकम है प्रोजेक्ट ए के भी निकालते हैं, पॉसिबल आउटकम प्रोजेक्ट बी के भी हम निकालते हैं। अब हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी बूम, नॉर्मल, रिसेशन दोनों में जा सकती है। तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी बूम पे और नॉर्मल में रिसेशन की ये हमने लिख दी है आगे 0.25, 0.50, 0.25, ये बेसिकली क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो अब हम कहते हैं कि जो आउटकम है इन्वेस्टमेंट की बूम टाइम में वो पॉसिबल है 600 हो, जो आउटकम है नॉर्मल टाइम में वो है एक्सपेक्टेड 500, जो आउटकम है इन्वेस्टमेंट की रिसेशन टाइम में वो है एक्सपेक्टेड 400। अब हमने क्या निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.25 को 600, जिसका हमने ऊपर फार्मूला देखा था एक्सपेक्टेड, जो हमने वैल्यू निकालने का फार्मूला देखा ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, जो एक्सपेक्टेड आउटकम था उसको हमने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, तो उसी को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हम 4th कॉलम के अंदर, 4 नंबर कॉलम के अंदर। तो देखें हमने 600 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से 150 आया, 500 को मल्टीप्लाई किया 0.50 से 250 आया, 400 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से 100 आया। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को ऐड कर लिया 150 प्लस 250 प्लस 100, यहाँ पर टोटल जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई फ्रॉम प्रोजेक्ट ए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आया फ्रॉम प्रोजेक्ट ए वो कितना आया 500। अब प्रोजेक्ट बी पे जाते हैं। प्रोजेक्ट बी जो है उसके अंदर बूम में जो इन्वेस्टमेंट से आउटकम मिलेगा वो आउटकम 800 का होगा, नॉर्मल में 500 का, और सेशन में जो आउटकम मिलेगा वो 200 का मिलेगा। अब हमने इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमने यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई किया 800 को प्रोबेबिलिटी से, आउटकम को प्रोबेबिलिटी से, 800 मल्टीप्लाई बाई 0.25 200, 500 मल्टीप्लाई बाई 0.50 250, 200 मल्टीप्लाई बाई 0.25 50। तो हम यहाँ से कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकला फ्रॉम प्रोजेक्ट बी, वो निकला जी 500। अब वहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ चुका है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दोनों प्रोजेक्ट्स का वो 500 है। अब हमने इसको यहाँ पे हमने इसका बनाया है एक ग्राफ, हिस्टोग्राम। इसमें देख सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी 0.25 प्रोजेक्ट ए की, प्रोबेबिलिटी 0.50 प्रोजेक्ट ए की, बूम पे कितनी थी 600, हमने 600 को 0.25 तक ले गए, ये प्रोबेबिलिटी 600 की है। और नॉर्मल में 500 थी, हम 500 की 0.50 प्रोबेबिलिटी थी और 400 की 0.25 प्रोबेबिलिटी थी। तो हमारे पास ये एक हमने इसको हिस्टोग्राम में शो कर दिया। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली यहाँ पे। सेकंड हम बनाते हैं प्रोजेक्ट बी के लिए, कि प्रोजेक्ट बी के लिए भी 0.25 था और 0.50 था, और 800 जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम थी इन्वेस्टमेंट से। हमने उसके लिए क्या किया, हमने 0.25 तक ले गए 800, और रिसेशन में 0.25 जो है 200 के लिए थी, हमने इसको बार एक बनाया। फिर 500 जो है वो 0.50 इसकी प्रोबेबिलिटी थी, तो हमने इस तरह से ये बार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, हमने इसका हिस्टोग्राम बना लिया। अब हम मज़ीद आगे मूव करते हैं। तो अब हमारे पास जो है ये बेसिकली कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ बनाई इसकी, कि ये प्रोजेक्ट ए की कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट बी की। यहाँ से नज़र आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो है प्रोजेक्ट ए की और वाइड है प्रोजेक्ट बी की। यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए इज़ मोर रिस्की, प्रोजेक्ट बी इज़ प्रोजेक्ट ए इज़ लेस रिस्की, प्रोजेक्ट बी इज़ मोर रिस्की। हम यहाँ से इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वाइडनेस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो मेथड है इसके लिए वो है एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। तो हमने रिस्क को एब्सोल्युटली मेजर करना है थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया है कि हमने x माइनस एक्स बार करना है। मीन्स जो हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी आई है, टोटल हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या है x बार। टोटल जो प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी से जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया 500 वो है x बार, और एक्स आई जो है उस बूम पे जो था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और नॉर्मल रिसेशन में था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या
एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वो एक्स आई है। हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालेंगे रिस्क। अब हमने क्या करना है, हमने वेरिएंस इस तरह से निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर लेंगे, फिर सम लेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए हम पी आई से हम आगे चलते जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। ये हमने बेसिकली क्या करना है, हमने एक्स माइनस एक्स बार लेके, ठीक है, हमने उसका जो है उसको हमने स्क्वायर लेके पी आई से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उसका सम लेना है। तो हम देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट ए के लिए ये है 600 जो है वो बूम का था, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो ऊपर टेबल में दिया गया था, माइनस 500 हमने किया। 500 क्या था टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये क्या आया 100, इसका स्केयर लिया और उसको मैं पी आई से जो 0.25 था उस टेबल में दिया हुआ, उनने उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ये वैल्यू कितनी आई 2500। फिर नॉर्मल टाइम में हमने कैलकुलेट किया 500 माइनस 500 ज़ीरो, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो और उसका जो है वो भी ज़ीरो आया। प्रोबेबिलिटी को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई जब किया, डेविएशन स्क्वायर्ड से जो मल्टीप्लाई किया, फिर हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट ए के हमने रिसेशन टाइम के लिए किया 400 माइनस 500, माइनस 100 आया, इसका स्क्वायर लिया, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 2500। इन तीनों का सम ले लिया तो ये आ गया 5000। इसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये क्या है 70.71। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्रोजेक्ट ए का 70.71 है। प्रोजेक्ट बी को देखते हैं। प्रोजेक्ट बी में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट बी में हमारे पास जो बूम पे आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो 800 थी, हमने इसको माइनस किया टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, वहाँ पर आंसर आया 300। इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई उसकी प्रोबेबिलिटी और स्क्वायर डेविएशन का मल्टीप्लाई करके 22,500 आई। फिर इसका सेकंड हमने नॉर्मल में ये किया कैलकुलेट, ज़ीरो आई। फिर हमने रिसेशन में किया 200 एक्सपेक्टेड आउटकम ऑन इन्वेस्टमेंट थी, फिर हमने उसको हमने टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से माइनस किया और हमने देखा ये माइनस 300 है। स्केयर लिया 90,000 आ गया, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये क्या है 22,500। इन तीनों को सम कर लिया और ये आया 45,000। इसको हमने स्केयर रूट लिया वेरिएंस का, तो ये क्या है 212.13। ये क्या है बेसिकली रिस्क। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट ए है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लो है, प्रोजेक्ट बी की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी हम कहेंगे इस प्रोजेक्ट में रिस्क कम है, जितनी उस प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि उस प्रोजेक्ट में रिस्क ज़्यादा है। तो हाईली जो रिस्क है वाला बिजनेस जो है वो मैनेजर कुछ चूज़ करेंगे जो रिस्क लेवल होंगे, जो लो रिस्क वाले प्रोजेक्ट हैं वो लोग चूज़ करेंगे जो रिस्क एवर्स होंगे। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे जी टेस्ट कैलकुलेट किया गया है, तो जी टेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे देखा गया है। तो बहरहाल ये यहाँ पर एक मेथड है जिसके थ्रू हमने देखा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल है और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये बड़ा सिंपल है। हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं सिग्मा ओवर एक्स बार से। सिग्मा क्या है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला है। एक्स बार क्या है, टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने ऊपर टेबल में निकाला है, अब हमने उसको जस्ट डिवाइड किया है। तो प्रोजेक्ट ए के लिए जो आंसर आया हमारे पास और प्रोजेक्ट बी के लिए जो हमारे पास आंसर आया हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट ए के लिए जो हमारे पास आंसर आया हम वो देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू है सिग्मा ए की और इस तरह सिग्मा बी की। तो बहरहाल हम इसको आगे चल के अभी हम इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा ए हमारे पास कितना है 707 ए, ठीक है। सिग्मा बी यहाँ पर ये बेसिकली 707 जो है ए, ये 707 ए नहीं है बेसिकली, ये हम ऊपर से देखते हैं कि ये कितना है, ये 70.71 है। वहाँ पे गलती से लिखा गया है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है प्रोजेक्ट ए से, प्रोजेक्ट ए की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो 70.71
0.71 है, ठीक है। और प्रोजेक्ट बी की स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू है 212.13, ये सही लिखी हुई है। कैलकुलेशन के बाद आंसर सही लिखा हुआ है 0.14, और ये 0.42 ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम प्रोजेक्ट ए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम प्रोजेक्ट बी। तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएं 70.711 को हमने डिवाइड किया 5000 से, आंसर आया 0.14 प्रोजेक्ट ए के लिए। प्रोजेक्ट बी के लिए हमने 212.13 को डिवाइड किया हमने ये 500 से। तो यहाँ पे एक और भी गलती है कि यहाँ पे जो दिया गया है एक्स ए, ये भी 5000 दिया गया जबकि ये 500 है। तो ये बेसिकली 70.71 डिवाइड बाय 500 है। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है प्रोजेक्ट ए के अंदर। तो यहाँ पे क्या है 212.13 डिवाइड बाय 500, ये प्रोजेक्ट बी से है। टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 500, तो ये 0.14 ये वैल्यू सही कैलकुलेट की गई है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कम है, उसके अंदर रिस्क कम है। तो प्रोजेक्ट ए में रिस्क कम है, इसकी वैल्यू 0.14 है, स्मॉल है। प्रोजेक्ट बी में रिस्क ज़्यादा है, उसकी वैल्यू 0.42 है। तो यहाँ से हमने रिस्क को मेजर करते हुए हमने अंदाज़ा लगाया कि कौन सा प्रोजेक्ट लेस रिस्की है और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो मोर रिस्की है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर ये दो टॉपिक कवर किए हैं जो हमें रिस्क के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरे रिस्क हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एक मैनेजर के लिए रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ मैनेजर्स रिस्क लवर होते हैं, वो हाई रिस्क प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कुछ मैनेजर्स रिस्क एवर्स होते हैं, वो कम रिस्क वाला प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे डिस्कशन रिस्क की जो है वो कंप्लीट होती है।